नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, चाहे वो पीसीएस हो, आरओआर हो, पुलिस हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पेट हो, टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, उसके लिए हमारा सेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज करते हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे किया जाता है उसको भी करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो एक चैप्टर पढ़ते समय में ही हम लोगों का कम से कम 6-7 बार रिवीजन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही बार में 6-7 बार रिवीजन हो जाएगा तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और ये सब चीज़ें जब हम लोग तैयारी करते हैं, यही सब चीज़ें हम लोग करते नहीं हैं, इसीलिए 4-4, 5-5 साल लग जाता है, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। हमारा दोस्तों एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया, तो उसमें इन सब तरीकों से पढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों से भी कहते हैं कि ये सब चीज़ें भी इस तरीके से पढ़ा करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे, पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग दोस्तों न्यायालय का गठन, न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका शपथ, उनके वेतन, उनकी पदमुक्ति, अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने ये सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मतलब अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब अभिलेख न्यायालय होगा तो अभिलेख का मतलब क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये अभिलेख है क्या जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? अभिलेख यही होता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कोई निर्णय दिया हो, पहले कोई आदेश दिया हो, या पहले भी किसी प्रकार का निर्देश दिया हो, उसको भविष्य में अन्य न्यायालयों के द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हम लोग नॉर्मल देखते होंगे, टीवी वगैरह में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में देखते होंगे, जो वकील लोग जिरह करते हैं वो लोग उसमें कहते हैं ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1973 में ये बात कही गई थी और उसी के आधार पर ये चीजें आज सही हैं, या उसी के आधार पर ये चीज इनके फेवर में जा रही हैं। तो इस तरीके से जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पहले आदेश सुनाया होता है, उसको साक्ष्य के रूप में, उसको जो है आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वही हो गया सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो गया। ठीक है, जैसे उच्च न्यायालय भी किसी केस में कह सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1986 में ये बात कही गई थी, इसी संदर्भ में ये बात लागू होती है। ठीक है, तो कोर्ट कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, निर्देश, उनको कोर्ट करना क्या कहलाता है? उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। ठीक है, वही उनका कोटेशन, वही उनका निर्देश, आदेश अभिलेख हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश दिया गया है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक तो अभिलेख न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरा इसमें होता है न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार। अवमानना का मतलब न्यायालय का अपमान करना, तो न्यायालय का अपमान भी नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का अवमान अगर कोई करता है तो दंड देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। ठीक है, ये चीज देखनी है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं न्यायालय की अवमानना के बारे में कहां कहां प्रावधान आता है हम लोगों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना भी और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो न्यायालय की अवमानना हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19(2) में। हम लोग देखते हैं ना 19(1) में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन 19(2) में क्या है? युक्त युक्त निर्बंधन है। मतलब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उसमें 8 आधार दिए गए हैं। उन 8 आधारों में से एक है न्यायालय की अवमानना। उन 8 आधारों में हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बाधित करता हो, राज्य की सुरक्षा को बाधित करता हो, लोक व्यवस्था और सदाचार को बाधित करता हो। ठीक है, और न्यायालय की अवमानना हो, मानहानि हो, अपराध का उद्दीपन हो, वैदेशिक राज्यों से मित्रता संबंध अगर हमारा दुष्प्रभावित होता है, तो ये इन 8 आधारों पर हमारे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त युक्त निर्बंधन है। ठीक है, तो उसी में एक आता है न्यायालय की अवमानना अभी बताए। तो 19(2) में न्यायालय की अवमानना शामिल है कि हम न्यायालय की अवमानना अपनी वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 129 खुद ही कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के बाद में, ठीक है, ध्यान देना, 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उसमें भी न्यायालय की अवमानना के बारे में है।
अब एक अनुच्छेद 142(2) में क्या है, अनुच्छेद 142 में डिक्री और आदेश है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसमें भी इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 261 में प्रावधान किए गए हैं, और न्यायालय अवमानना अधिनियम संसद ने एक अलग से पारित किया है, जिसमें बताया है, कैटेगराइजेशन किया है कि सिविल अवमानना क्या होती है, आपराधिक अवमानना क्या होती है। ठीक है, ये न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में इस चीज को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आगे अभी हम लोग देखते हैं। तो लेकिन न्यायालय की अवमानना लाई गई कि हम लोग न्यायालय का अवमान नहीं कर सकते, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसकी संकल्पना ब्रिटेन से प्रभावित है, मतलब ब्रिटेन में पहले न्यायालय की अवमानना थी। ठीक है, तो इसकी संकल्पना ब्रिटेन की संकल्पना से प्रभावित है। अब उद्देश्य क्या है? न्यायालय की कार्यवाही बाधा रहित हो, मतलब न्यायालय के कार्य में बाधा कोई न पहुंचाए, इसीलिए न्यायालय की अवमानना को रखा गया है। न्यायालय अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय दे सके, न्यायालय अपना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, न्यायालय अपनी गरिमा को सुनिश्चित कर सके, इसलिए न्यायालय की अवमानना का प्रावधान किया गया है। परंतु कुछ देशों में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है, उनमें से ब्रिटेन भी आ जाता है, जहां से हमारी संकल्पना प्रभावित है वहां पर नहीं है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान देना है, ब्रिटेन और अमेरिका में इस समय न्यायालय की अवमानना संबंधित प्रावधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, ब्रिटेन में क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में दोस्तों संसद संप्रभु है, अब भारत में संसद संप्रभु है नहीं। भारत में संप्रभु कौन है? संविधान हमारा संप्रभु है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अब हम लोग देख लेते हैं न्यायालय, जो संसद ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया था ये। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इसकी धारा 2 में दो अवमानना के रूप हैं। धारा 2 में अवमानना के दो रूप हैं, कौन कौन से? एक सिविल अवमानना है और एक आपराधिक अवमानना है। सिविल अवमानना में ऐसे नॉर्मल अवमानना होती होगी, और आपराधिक अवमानना में गंभीर थोड़ी अवमानना होती है सिविल अवमानना से अधिक। जैसे हम लोग सिविल केसेस और आपराधिक केसेस देखते होंगे, सिविल में क्या आ जाता है, जैसे भूमि संबंधी विवाद, विरासत है, गोद है, उत्तराधिकार है, विवाह तलाक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपराधिक में हत्या है, रेप है, अपहरण है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सब आपराधिक केसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपराध में, आपराधिक अवमानना में गहरे थोड़ा आ जाते होंगे, ऐसा नहीं मर्डर वर्डर वाला आ जाता होगा, लेकिन इसमें सिविल से थोड़ा सा गहरे आते होंगे, वो देखेंगे अभी हम लोगों को, इस तरीके से समझेंगे, अभी आराम से समझ में आ जाएगा। तो सिविल अवमानना में क्या है कि न्यायालय में जैसे किसी ने एफिडेविट दिया होगा या न्यायालय के सामने किसी ने शपथ ली होगी, तो लिए गए शपथ को या लिए गए वचन को भंग कर देना। ठीक है, अगर हम न्यायालय में किसी वचन को लेते हैं और बाद में अपनी कार्यवाहियों में अपने उस वचन को भंग कर देते हैं, तो वो सिविल अवमानना मानी जाएगी। ठीक है, और न्यायालय में किसी निर्णय, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, उस निर्णय का हमने स्वेच्छा से उल्लंघन कर दिया हो, न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो या कोई निर्देश दिया हो या कोई डिक्री या कोई रिट है न्यायालय की, उसमें अगर हम लोग उसकी इन सब चीजों के, न्यायालय के निर्णय को अगर हम स्वेच्छा से उल्लंघन करते हैं, तो वो सिविल अवमानना में आ जाएगी। मतलब इसमें उल्लंघन किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा रहा, प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक अवमानना में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग भाग लेते हैं, ठीक, उसमें आ जाएगा। तो उल्लंघन कर देना, जैसे हमने कोई शपथ दिया था, न्यायालय में कोई शपथ दिए, उसको जो है न्यायालय में कोई वचन दिए, उसको भंग कर दिए, नहीं किए, तो ये सिविल अवमानना में आ जाएगा। लेकिन आपराधिक अवमानना में क्या आ जाता है? जब हम कोई कार्य करते हैं, मतलब लिखित रूप से कार्य किया है कोई, या मौखिक रूप से कुछ बोला है, या ऐसा कोई प्रकाशन किया, मान लीजिए लिखित रूप में, मान लीजिए कोई प्रकाशक है या कोई लेखक है, उसने न्यायालय की अवमानना टाइप में कुछ लिख दिया है, न्यायालय का अपमान किया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपराधिक अवमानना में। या मौखिक रूप से कोई बोल रहा है, या ऐसा प्रकाशन किया जा रहा है कोई, ठीक है, या न्याय, जो ये तीनों कार्य जो न्यायालय की निंदा करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखित कार्य या ऐसे मौखिक कार्य या ऐसे प्रकाशन जो न्यायालय की निंदा करते हो, आपराधिक अवमानना में आते हैं। ऐसा लिखित, ऐसा मौखिक, ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय की कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाते हो, लेकिन नहीं, अभी हम लोग देखे थे, इसीलिए अवमानना अधिनियम लाया गया था कि न्यायालय की गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके और कार्यवाही बाधा रहित हो। तो अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुंचती है, अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं या कोई लिखित कार्य, मौखिक कार्य या प्रकाशन करते हैं, तो वो आपराधिक अवमानना में आती है। ठीक है, ये हो गया। या न्यायालय के प्राधिकार को कम करता हो, न्यायालय की जो अथॉरिटी होती है, जो उसके अधिकार होते हैं, उसको कम करता हो। ठीक है, या न्यायालय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो ऐसा कोई भी लिखित, मौखिक या प्रकाशन जो ये सारे काम करता है न्यायालय के विरोध में, वो होता है आपराधिक अवमानना। ठीक है, अगर कोई आपराधिक अवमानना करता है
तो उसको दंड मिलता है, और दंड स्वरूप या तो 2000 रुपए का जुर्माना मिल सकता है, या 6 माह की सजा दी जा सकती है, या दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कथित अवमानना होती, मान लीजिए किसी ने अवमानना करी न्यायालय की, किसी ने न्यायालय की अवमानना की, जैसे मानवाधिकार में है ना, मानवाधिकार अगर किसी का अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके 1 वर्ष बाद जो है मानवाधिकार की जांच नहीं की जा सकती, मानवाधिकार हनन की जांच नहीं की जा सकती है। वैसे इसमें भी है, कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, मतलब 1 वर्ष के भीतर ही अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग ये देखते हैं अवमानना क्या नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसा कोई सा कार्य जो अवमानना नहीं माना जाएगा। जैसे न्यायालय की आलोचना करना अवमानना नहीं माना जाएगा। आलोचना अलग होता है दोस्तों, निंदा अलग होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आलोचना करना मतलब जैसे उसके गुण और दोषों का बखान करना, उसकी आलोचना करना। ठीक है, मतलब उसके गुणों को भी बताना, उसके दोषों को भी इंगित करना। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक शिकायत करना, ये होती है, कह सकते हैं, आलोचना। जैसे आलोचना में हम कह सकते हैं, जैसे बात उठती रहती है कि न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता की कमी है, उसमें भाई भतीजावाद अधिक होता है, तो ये सब चीजें आलोचना में आ जाती हैं। निर्दोष प्रकाशन अगर कोई कर रहा है तो इन सब चीजों के बारे में, अगर कोई न्यायालय की कुछ कमियों के बारे में, जैसे न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, न्यायालय में अवसंरचना विकास की कमी है, न्यायालय में टेक्नोलॉजीज की कमी है, न्यायालय में तकनीक के उपयोग की कमी है, नवाचार की कमी है कि नहीं, तो इन सब चीजों के बारे में अगर निर्दोष रूप से प्रकाशन किया जा रहा, आलोचना की जा रही, ईमानदारी पूर्वक शिकायत की जा रही है, तो न्यायालय की अवमानना में नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है न्यायालय की अवमानना से। अगर क्वेश्चन आता है न्यायालय की अवमानना से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सेशन में किसी भी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है। आप लोगों के लिए समय चूंकि बहुत कीमती होता है, हमारे लिए भी समय कीमती है, तो इसीलिए सेशन में केवल टू द पॉइंट रह के बात की जाती है। इसीलिए आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप लोग सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। किसी भी प्रकार की कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।